हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सीमेंट के बारे में जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2-3 वीडियोस बनेगी इसके बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे वीडियोस एक एक करके देखने हैं ताकि आपको जो है सीमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के आपके को एमसीक्यूज़ चाहिए। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट इज। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट सीमेंट का पूछा गया है। तो सीमेंट में आपको पता ही है कि लाइम जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लाइम सबसे ज़्यादा होता है, फिर आ जाता है सिलिका, उससे कम होता है, फिर आता है एलुमिना और फिर आता है हमारा आयरन ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखने हैं कि लाइम ज़्यादा होता है, सिलिका उसके बाद होता है एलुमिना और आयरन ऑक्साइड। यही जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन जो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? वो लाइम है हमारे पास। ये तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो लाइम होता है। तो लाइम आपको याद होना चाहिए कि ये 65% तक होता है। और हमारे पास जो सिलिका है, सिलिका 17 to 25% तक होता है। एलुमिना जो है वो भी हमारे पास 3 to 8% होता है। और आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड 6% तक होता है। 3 to 8% ये होता है और ये 1 to 6% होता है आयरन ऑक्साइड। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लाइम सबसे ज़्यादा हो, इसके बाद सिलिका, इसके बाद एलुमिना और इसके बाद आयरन ऑक्साइड। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट द स्ट्रेंथ टू द कॉन्क्रीट। तो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की किससे आ जाती है? तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास लाइम है। तो लाइम ही जो है स्ट्रेंथ के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्ट्रेंथ जो है वो लाइम की वजह से होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स द कलर टू द सीमेंट। तो कलर किसकी वजह से होता है? कलर जो है सीमेंट में भी आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है और ब्रिक में भी पूछा जाए तो ब्रिक में भी आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। तो कलर जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है, सीमेंट का भी और ब्रिक का भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। द क्लिंकर इज फॉर्मेड एट द टेम्परेचर ऑफ। तो क्लिंकर आपको पहले पता होना चाहिए। क्लिंकर क्या होता है? जब हम सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाते हैं तो फिर हमारे पास जब मैन्युफैक्चर सीमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स जैसे बन जाते हैं। फिर इन बॉल्स को जो है ग्राइंड किया जाता है, उसी को सीमेंट बनाया जाता है। तो इन बॉल्स, ये जो बॉल्स बनती है, इनको हम क्लिंकर कहते हैं। तो क्लिंकर जो है वो 1400 to 1500 टेम्परेचर पे बनते हैं। तो जब हम सीमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जब क्लिंकर बनते हैं तो क्लिंकर 1400 से 1500 डिग्री पर बनते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्लिंकर्स बन जाते हैं। तो फिर क्लिंकर्स को ही हम क्या करते हैं, उनको ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग की वजह से वो सीमेंट में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ जिप्सम एडेड टू द मैन्युफैक्चर्ड सीमेंट इज। तो कितना जिप्सम जो है हम ऐड करते हैं? तो आपको याद रखना है कि जिप्सम जो है 3 से 4% तक हम ऐड करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 3 से 4% तक हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्यों हम यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो है सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए। मतलब कि सेटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? जिप्सम यूज़ करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा सीमेंट सेट ना हो, इसीलिए हम जिप्सम को यूज़ करते हैं। ये भी पूछा जाता है कभी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट टू। तो यहां पर आपको पूछा जाएगा कि जिप्सम जो है क्यों ऐड किया जाता है? जिप्सम ऐड किया जाता है, मैंने आपको ये बताया कि सेटिंग जल्दी ना हो जाए, मतलब कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा टाइम लगना चाहिए सेट होने में। तो इसी को हम कहते हैं सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। मतलब कि सीमेंट जल्दी सेट ना हो इसीलिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। उसका मतलब हुआ कि सेटिंग टाइम इंक्रीज होना। मतलब कि अगर पहले सेट हो रहा था 30 मिनट्स में, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब 30 से ज़्यादा मिनट्स में हमारा सेट हो जाएगा सीमेंट जब हम जिप्सम ऐड करेंगे। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो किस प्रोसेस
पे जिप्सम हम ऐड करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ द क्लिंकर, जब हम क्लिंकर, मैंने आपको अभी बताया कि क्लिंकर जब होते हैं हमारे पास, उनको जब ग्राइंड किया जाता है तो ग्राइंड करने के वक्त जो है हमारे पास जिप्सम ऐड किया जाता है सीमेंट में। तो ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर जब होता है, मतलब कि जो मैंने आपको अभी बताया कि क्लिंकर्स बन जाते हैं हमारे पास, तो क्लिंकर्स को जब हमें ग्राइंड करना होता है और सीमेंट बनाना होता है, उसी टाइम हम क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट इज। तो स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। इससे हम मेजर ऑफ फाइननेस, मतलब कि कितना फाइन हमारा सीमेंट है, तो इससे पता चल जाता है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है, उससे हमें फाइननेस पता चलती है, मतलब कि कितना फाइनली ग्राइंड किया है हमने सीमेंट को, वो हमें पता चल जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, लेकिन किसके लिए? ये हमारे पास होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। लेकिन जो हमारे पास और सीमेंट्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है, तो वहां पर 3000 होता है, 3000 तक चला जाता है। मतलब कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, उसमें 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो है होना चाहिए। तो यहां पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपको जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया पता होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, कंपाउंड रेस्पॉन्स फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा इनमें से होता है? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि जब भी हम सीमेंट में जो है, सीमेंट में जब हम वाटर को ऐड करते हैं, तो यहां पर आपको पता ही है हमारे पास बोगस कंपाउंड्स होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, वो कुछ हमारे पास बोगस कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मिलने वाला बोगस कंपाउंड वाटर के साथ होता है, वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। इसीलिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर ज़्यादा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा तो हमारा सीमेंट जो है जल्दी सेट हो जाएगा। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, ये इंपॉर्टेंट होता है फ्लैश सेट के लिए। फ्लैश सेट मतलब कि जल्दी जल्दी सेट होना, जैसे ही पानी ऐड किया उसके बाद कुछ सेकंड, मतलब कि कुछ टाइम में ही अगर सेट हो जाएगा तो उसे हम फ्लैश सेट कहते हैं। तो फ्लैश सेट के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनसाउंडनेस इन सीमेंट इज ड्यू टू। तो यहां पर पूछा गया है कि अनसाउंडनेस सीमेंट में किसकी वजह से होता है? तो फ्री लाइम की वजह से भी होता है और फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी होता है। तो इन दोनों की वजह से होता है, फ्री लाइम की वजह से भी और फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी। तो हमारे पास जो है फाइन अनसाउंड सीमेंट होता है फ्री लाइम की वजह से भी और फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी, लेकिन मेनली जो है होता है अनसाउंड, वो होता है फ्री लाइम की वजह से। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट हम कैसे टेस्ट करते हैं? तो हमारे पास एक होता है ऑटोक्लेव टेस्ट और एक होता है हमारे पास लीचट लेयर टेस्ट। लीचट लेयर टेस्ट में जो है फ्री लाइम का ही हम निकालते हैं और ऑटोक्लेव टेस्ट से जो है फ्री मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों का निकाला जाता है। तो ये दो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीचट लेयर टेस्ट और ऑटोक्लेव टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिनसे हम अनसाउंडनेस जो है मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव नहीं आ जाएगा, फ्री लाइम की वजह से जो है अनसाउंडनेस होती है। हालांकि फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी होता है, लेकिन इनसफिशिएंट ग्राइंडिंग की वजह से नहीं होता है, इसीलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लीचट लेयर एपरेट्स। अभी मैंने पूछा कि लीचट लेयर एपरेट्स किसके लिए हम यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट? साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लीचट लेयर एपरेट्स यूज करते हैं। तो लीचट लेयर एपरेट्स अगर आप याद रखेंगे तो लीचट लेयर एपरेट्स से हम क्या करते हैं, लाइम, फ्री लाइम की कंसंट्रेशन, मतलब कि फ्री लाइम की वजह से कितना अनसाउंडनेस आ जाएगा वो हम निकालते हैं। और हमारे पास जो है ऑटोक्लेव टेस्ट भी होता है साउंडनेस मेजर करने के लिए, लेकिन ऑटोक्लेव टेस्ट में हम लाइम का भी निकालते हैं और मैग्नीशिया भी का भी निकालते हैं, तो दोनों निकालते हैं, वो उसके लिए हम ऑटोक्लेव टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
फ्री लाइम के लिए हम लीचट लेयर एपरेट्स यूज़ करते हैं, और ऑटोक्लेव टेस्ट हम लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से कितनी अनसाउंडनेस आ जाएगी तो वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिकेटर्स ऑफ द लीचट लेयर एपरेट्स शुड नॉट बी मोर देन। तो इसका आंसर है हमारे पास 10 mm। मतलब क्या, हमारे पास लीचट लेयर एपरेट्स कुछ ऐसा होता है हमारे पास, इसके यहाँ पर जो है कुछ आर्म्स लगी होती है। तो आर्म्स जब हम इसमें सीमेंट भर देते हैं तो इसमें सीमेंट भरा जाता है, और सीमेंट भरने के बाद यहाँ पर ये जो है ये कितना दूर हो गए, मतलब कि ये जो दो आर्म्स है ये कितना दूर हो गए, तो इनकी दूरी जो है 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही पूछा गया हमारे पास। तो लीचट लेयर एपरेट्स में अनसाउंडनेस के लिए 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 10 mm तक हम अलो कर सकते हैं। अगर 10 mm से ज़्यादा होगा तो वो सीमेंट जो है उसमें अनसाउंडनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हम यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास द 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट हैज स्ट्रेंथ ऑफ 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट द एज ऑफ। जब हम सीमेंट जो है सीमेंट का क्यूब बनाएंगे तो सीमेंट के क्यूब में जो स्ट्रेंथ है वो कितने टाइम के बाद आ जाती है। मतलब कि अगर हमारे पास 43 ग्रेड सीमेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो कितनी एज पे होती है ये आपको पता होना चाहिए कि ये 28 डेज स्ट्रेंथ होती है। तो 28 डेज के बाद 43 ग्रेड की सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, विकार्ट्स एपरेट्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। तो विकार्ट्स एपरेट्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो विकार्ट्स एपरेट्स आपको पता होना चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास एक क्रूसिबल होता है जिसमें हमने सीमेंट रखा होता है। तो ये हमारे पास क्रूसिबल होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स लगाते हैं। तो नीडल से हम क्या करते हैं, एक तो हमें इनिशियल सेटिंग टाइम पता चलता है, एक तो फाइनल सेटिंग टाइम पता चल जाता है, और कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट भी पता चल जाती है। तो हमारे पास विकार्ट्स एपरेट्स जो है, विकार्ट्स एपरेट्स उसमें हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं। तो विकार्ट्स एपरेट्स जो है, विकार्ट्स एपरेट्स से इन तीनों चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी, और इनिशियल सेटिंग टाइम भी, और फाइनल सेटिंग टाइम भी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है ऐसे आपसे कि टेस्ट की सीक्वेंस क्या होती है? तो टेस्ट की सीक्वेंस ये होती है, हम पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट निकालते हैं, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं, और फिर फाइनल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज अबाउट। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट की क्या होती है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपको पता होना चाहिए कि ये होता है कि कितना वाटर हमें ऐड करना होता है। तो 28% जो है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट होती है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट आपको याद रखना है कि 28% होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज। तो पोज़ोलाना जब हम ऐड करते हैं हमारे पास सीमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन वाटर टाइटनेस। मतलब कि पोज़ोलाना से जो है वाटर टाइटनेस इंक्रीज हो जाती है हमारे पास सीमेंट की। तो सीमेंट की वाटर टाइटनेस इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पोज़ोलाना को ऐड करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो होता है वो ड्यूरेबल भी होता है, स्ट्रेंथ स्लोली गेन करता है, और हमारे पास चीप भी होता है। क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब हम मेटलर्जी कर रहे होते हैं तो मेटलर्जी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम सीमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये चीप भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और स्ट्रेंथ जो है स्लोली भी गेन करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है? तो यहाँ पर हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो सल्फेट अटैक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है इसकी। तो इसीलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर वाटर के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती है, मतलब कि वाटर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स में हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी सल्फेट अटैक से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अगर हम लाइम कंटेंट को इंक्रीज करेंगे उससे भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा।
बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न करेंगे, और ग्राइंडिंग टू द फाइनर साइज, अगर हम सीमेंट की बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करेंगे तो उससे भी हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा। मैंने आपको अभी बताया 2250 जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, लेकिन 3250 जो है ये होता है किसके लिए? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। तो इसीलिए ग्राइंडिंग अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा। लाइम आपको पता ही है, लाइम से स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ग्राइंडिंग अगर फाइन करेंगे या बर्निंग एट हाई टेम्परेचर या इंक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, इन तीनों वजह से हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट द साइज ऑफ द क्यूब इज। तो साइज ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए? तो ये होता है 70.6 होता है, मतलब कि 7 सेंटीमीटर के नज़दीक होता है हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम सीमेंट की कर रहे हैं। तो आपने याद रखा होगा कि जो हमारे पास कंक्रीट होता है, कंक्रीट के लिए आपको पता ही है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सीमेंट का पूछा गया है, तो सीमेंट के लिए 70.6 आपको याद रखना है, मतलब कि 7 सेंटीमीटर के नज़दीक जो है हमारे पास क्यूब बनाते हैं जब हम सीमेंट की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो 70.6 आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यू टू द बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज एज हाई एज। तो अगर हमारे पास बल्किंग ऑफ द सैंड होती है, अगर आपको पता होगा बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, अगर हमारे पास ये ड्राई सैंड है, ड्राई सैंड में हमने कुछ मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम इतना इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है यहाँ पर यही पूछा गया है। तो 30 से 40% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब हमारे पास बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो बल्किंग ऑफ सैंड ये भी पूछा जाता है कि बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो मैक्सिमम कितना होती है, मैक्सिमम कितने मॉइस्चर कंटेंट पे होती है? तो 4% मॉइस्चर कंटेंट पे जो है मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो ये आपको याद रखना है कि 4% मॉइस्चर कंटेंट अगर हम ऐड करेंगे सैंड में तो इसमें बल्किंग जो है बल्किंग मैक्सिमम होगी। और कितनी मैक्सिमम बल्किंग होती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होता है? वो 30 से 40% इंक्रीज होता है। मतलब कि ये अगर 1 मीटर क्यूब का जो है सैंड है हमारे पास, अगर हम इसमें 4% मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब। 1.3 से 1.4 मीटर क्यूब तक ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीज इन द बल्क ऑफ द सैंड इज एट मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट कितने मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम इंक्रीज जो है मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि बल्किंग ऑफ सैंड कितने मॉइस्चर कंटेंट पे ज़्यादा होती है? तो मैंने आपको अभी बताया 4% पे मैक्सिमम होती है, 4 से 6% के बीच में जो है मैक्सिमम जो है बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 4 से 6% जो है इसमें मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्किंग ऑफ सैंड इज ड्यू टू। तो बल्किंग ऑफ सैंड किसकी वजह से होती है? वाटर फिल्म्स बन जाती है, तो इसी की वजह से हमारे पास बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड व्हेन द वाटर इज एडेड इज नोन एज। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इंक्रीज हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो बल्किंग की वजह से होता है। ये आपको पता ही होगा कि बल्किंग की वजह से जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर FBH में। तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सीमेंट के बारे में MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी तक एक वीडियो बनाई हुई है सीमेंट के बारे में जो MCQs हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये दूसरी वीडियो है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी MCQ वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, इफ़ द वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज इट इज़ 0.5। तो हमें जो है वाटर सीमेंट रेशियो जो है दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.5 हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो दिया है। तो हमें बोला गया है कि एक बैग सीमेंट के लिए हमारे पास कितना वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब वाटर की जगह W लिखेंगे वाटर, और सीमेंट हमें 50 kg, मतलब एक बैग दिया हुआ है तो 50 kg होता है, इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर अगर वाटर निकालेंगे हम
तो वो आ जाएगा 0.5 इंटू 50, तो वो कितने आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा हमारे पास। तो 25 kgs ऑफ वाटर जो है हमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम जो है वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा एक बैग सीमेंट के लिए। एक बैग सीमेंट को हाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास 25 kgs ऑफ वाटर लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास apparatus used to measure the fineness of the cement। तो fineness of the cement किस apparatus से हम निकालते हैं? तो विकार्ट्स एपरेट्स जो है, विकार्ट्स एपरेट्स मैंने आपको पहले भी बताया है। विकार्ट्स एपरेट्स से हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, और हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट भी विकार्ट्स एपरेट्स से ही किया जाता है। तो लीचेट लेयर एपरेट्स जो होता है हमारे पास, इससे हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, और साउंडनेस ड्यू टू लाइम जो है हम निकालते हैं लीचेट लेयर एपरेट्स से। तो ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट जो है, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, यही हमारे पास यूज़ होता है किसके लिए, फाइननेस ऑफ द सीमेंट निकालने के लिए। तो फाइननेस ऑफ द सीमेंट के लिए एक तो हम सीविंग मेथड भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम 90 माइक्रोन का सीव यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड भी जो है, इससे भी हम क्या करते हैं, फाइननेस ऑफ द सीमेंट मेजर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ए मोटार विद बोथ सीमेंट एंड लाइम इज कॉल्ड। तो हमारे पास ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास सीमेंट और लाइम दोनों, हम सीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं और लाइम भी यूज़ कर रहे हैं मोटार बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, गॉजेड मोटार। ये आपको याद रखना है, ये रट्टा मार के याद रखना है कि गॉजेड मोटार हम किसे कहते हैं, जिसमें लाइम भी हम यूज़ करेंगे और सीमेंट भी यूज़ करेंगे। तो लाइम भी सीमेंट भी यूज़ किया मोटार बनाने के लिए, तो उसे हम गॉजेड मोटार कहते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विकार्ट्स एपरेट्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन। विकार्ट्स एपरेट्स से हम क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, तो हम इनिशियल सेटिंग टाइम भी विकार्ट्स एपरेट्स से निकालते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम भी, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी जो है विकार्ट्स एपरेट्स से ही हम निकालते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है हम इसी से निकालते हैं, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें जो है हम विकार्ट्स एपरेट्स से डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, इफ पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, what required to find the initial and final setting time of the cement। तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम कितना, अगर P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है हमारे पास, तो हमें कितना वाटर ऐड करने पड़ेगा कि अगर हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम वाला जो है टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें 0.85 PU वाटर ऐड करना पड़ता है। अगर P है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो हमें 0.85 P जो है वाटर ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट कर सकें। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट किसके बराबर होती है, तो वो होता है 3.15 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट। और अगर आपको ऐसा भी पूछा जाए कि डेंसिटी ऑफ द सीमेंट कितनी होती है, तो डेंसिटी ऑफ द सीमेंट आपको याद रखना है 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है हमारे पास डेंसिटी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट 3.15 और डेंसिटी ऑफ द सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो है 35 लीटर्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, 35 लीटर्स हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। और ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभार 0.035 मीटर क्यूब जो होता है एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है। तो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स वो 35 लीटर निकल के आता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट किस सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है लो हीट सीमेंट। आपको ये पता होगा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हीट जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है वो सबसे जल्दी जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लो हीट सीमेंट के केस में आपको ये याद रखना है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है लो हीट सीमेंट के केस में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, लो हीट सीमेंट के केस में डाई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द
सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट किस पे प्राइमरीली डिपेंड करता है? तो ये करता है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करने वाला क्या होता है? हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन द सीमेंट। तो सीमेंट के लिए हम कौन सा रिटार्डर यूज़ करते हैं? तो रिटार्डर अगर आपसे पूछा जाए तो हम सबसे ज़्यादा जिप्सम यूज़ करते हैं। जिप्सम भी हमारे पास एक रिटार्डर होता है। और हमारे पास एक और रिटार्डर होता है कि अगर हमें रिटार्डिंग करनी है तो उसके लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट हमारे पास होता है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी हमारे पास एज रिटार्डर यूज़ होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जिप्सम हमारे पास जो है वो क्या एज रिटार्डर यूज़ होता है। और शुगर भी हमारे पास, शुगर अगर आपसे पूछा जाए तो शुगर भी हमारे पास जो है एज रिटार्डर यूज़ होता है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक्सेलरेटर, एज एक्सेलरेटर हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आपको याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड एज एक्सेलरेटर हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टू रिटार्ड द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल इज। तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होता है अगर इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करना होता है? तो जिप्सम, मैंने आपको अभी भी बताया कि जिप्सम एज रिटार्डर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, the main constituents of the cement which is responsible for the initial setting time of the cement। तो initial setting time के लिए कौन सा responsible होता है? तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये फ्लैश सेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि जो पहले ही स्ट्रेंथ आ जाती है सीमेंट में, तो वो होती है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन्स। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है किसमें? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है, पहले होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और फिर होता है हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर होता है हमारे पास, फिर आ जाते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, उसके केस में हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन सा जल्दी रिलीज करता है, तो इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पहले आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बोगस कंपाउंड्स होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है जैसा हमने आज पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो वाटर सीमेंट रेशियो, नहीं उल्टा बोला गया है, इफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 30 लीटर्स। तो अगर हमारे पास 30 लीटर जो है वाटर हम यूज़ कर रहे हैं एक बैग सीमेंट के लिए, तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना आ जाएगा? तो वाटर सीमेंट रेशियो कैसा होता है? वाटर अपॉन सीमेंट। तो वाटर कितना है हमारे पास? 30 लीटर्स है, और हमारे पास जो है सीमेंट कितना होता है? एक बैग सीमेंट होता है हमारे पास 50 kg। तो 30 डिवाइड बाई 50 हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3/5। तो वो आ जाएगा हमारे पास 6.6 आ जाएगा। तो 6.60 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही आ जाएगा। इन दो को डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.6 आ जाता है। तो यही होता है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो। कुछ नहीं, कितना वाटर लगता है एक बैग सीमेंट में? एक बैग सीमेंट 50 kg होता है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। कभी कभार वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ होता है और हमें जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ द वाटर फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमारे के लिए हमारे पास कितना वाटर चाहिए होता है? तो वो होता है 20 से 30%। मतलब 20 से 30% वाटर हमें चाहिए अगर हमें प्रॉपरली हाइड्रेट करना है सीमेंट को। तो ये आपको याद रखना है कि 20 से 30% के बीच में होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिटरमाइंस। तो साउंडनेस
क्यों हम करते हैं? तो ये किस लिए करते हैं? क्वांटिटी ऑफ द फ्री लाइम निकालने के लिए, मतलब कि फ्री लाइम कितना है उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए आपको पता, ये मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास ऐसे एक एपरेट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लीचट लेयर एपरेट्स। तो यहाँ पर सीमेंट हम भर देते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ये जो यहाँ पर ये विंग्स जैसी दी है, तो इनमें जो है 10 mm से ज़्यादा जो है इनमें से दूरी नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये होती है हमारे पास, इससे हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ये जो सेपरेशन है इन दो विंग्स के बीच में, तो ये 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वगैरह के लिए ये 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ सीमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर कैनाल लाइनिंग। तो कैनाल लाइनिंग के लिए हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे? तो कैनाल लाइनिंग के लिए हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपको वाटर के रिलेटेड पूछा जाए, तो वाटर में जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सल्फेट का अटैक होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो है हम वाटर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैनाल बोला गया है, तो कैनाल में वाटर फ्लो करता है, तो इसीलिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, गुड क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट कंटेन्स द हायर परसेंटेज ऑफ। तो हमारे पास गुड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अगर है, इसमें हायर परसेंटेज क्या होगा? तो हायर परसेंटेज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा। आपको पता ही होना चाहिए कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद देता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद देता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट वगैरह। तो ये दो आपको याद रखना है कि ये दो मेनली जो है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, पिक अप द कंपाउंड रेस्पॉन्स फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ। तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि फ्लैश सेट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करने वाला क्या होता है हमारे पास? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है द कंपाउंड ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट विच कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द 2 to 3 years। अगर 2-3 साल के बाद भी हमारे पास स्ट्रेंथ गेन होती रहती है, तो उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है लेट स्ट्रेंथ डेवलप करता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। पहले सबसे ज़्यादा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है, लेकिन बाद में डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है स्ट्रेंथ देता रहता है, 2-3 साल के बाद भी ये स्ट्रेंथ डेवलप करते रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका आंसर आ जाएगा, जो 3 साल तक भी जो है स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है। इसके बाद आ जाते हैं द एक्सेस ऑफ द फ्री लाइम इन द पोर्टलैंड सीमेंट रिजल्ट्स इन। तो एक्सेस लाइम जो है वो किस लिए होता है? वो अनसाउंडनेस के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आ जाएगा। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ तो नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं, कॉज ऑफ द अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस आपको पता ही है। अनसाउंडनेस के लिए ही हम फ्री लाइम टेस्ट करते हैं, जो कि हम लीचट लेयर एपरेट से करते हैं, उससे हम अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। तो ये एक्सेस ऑफ लाइम जो है अनसाउंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ दिस फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन। तो 99% ऑफ द फाइनल स्ट्रेंथ हम कब अचीव करते हैं? तो इसके केस में 28 डेज आपको याद रखना है, क्योंकि हम 28 डेज स्ट्रेंथ को ही कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान के चलते हैं। तो 28 डेज में लगभग जो है 99% ऑफ द स्ट्रेंथ जो है सीमेंट ने गेन किया होता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट्स द श्रिंकेज ऑफ द सीमेंट कंक्रीट। तो श्रिंकेज में सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर श्रिंकेज को इफेक्ट करने वाला सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ वाटर एडिड ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। मतलब जितना ज़्यादा वाटर मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीमेंट है, तो सीमेंट में हमने क्या जितना ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे उतना ज़्यादा जो है ड्राइंग के बाद
सीमेंट हमारा श्रिंक करेगा। तो श्रिंकेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? जहाँ पर वाटर हम ज़्यादा ऐड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि श्रिंकेज जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वाटर ऐड करने से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, सीमेंट हु स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ बट अटेन्स आफ्टरवर्ड्स द सेम स्ट्रेंथ इज नोन एज। तो यहाँ पर यह पूछा गया है हमारे पास, जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है पहले, मतलब कि ऐसा सीमेंट जिसकी स्ट्रेंथ पहले कम होती है फिर बाद में जो है स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। मतलब कि पहले जल्दी सेट नहीं होता है, सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक दो बातें और बताना चाहता हूँ कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, शायद मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी हमें मैसिव कंस्ट्रक्शंस करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम डैम बना रहे हैं तो इसके केस में हम लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि डैम में हमें कंक्रीटिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो वहाँ पर जो है क्रैक्स डेवलप, हीट की वजह से थर्मल क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम डैम्स में या फिर हमारे पास रिटेनिंग वॉल्स होती है उनमें, या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एबटमेंट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ब्रिजेस के लिए, वहाँ पर भी हमें मैसिव कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो वहाँ पर हम कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ द सैंड। बल्किंग ऑफ द सैंड कहाँ पर मैक्सिमम होती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया 4 to 5% के बीच में जो है मैक्सिमम होती है बल्किंग ऑफ सैंड। तो यहाँ पर 4% आप आंसर कर सकते हैं। तो बल्किंग ऑफ द सैंड जो है मैक्सिमम होती है 4% पे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर FBH में। तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे 2 पार्ट्स में। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में MCQ वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के MCQs बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द रिपेयर ऑफ द रोड्स जब हम रिपेयर करते हैं तो उस वक्त हम कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं? तो वहाँ पर हम जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रोड्स में जब भी हम यूज़ करते हैं तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रैपिड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। जो हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो अर्ली स्ट्रेंथ क्यों डेवलप करता है? तो अर्ली स्ट्रेंथ इसलिए डेवलप करता है कि हमारे पास जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसकी ग्राइंडिंग हमने फाइन की होती है, मतलब कि उसे बहुत फाइन किया हुआ होता है, मतलब कि उसकी जो ग्राइंडिंग है वो बहुत फाइन की हुई होती है। तो इसीलिए फाइन ग्राइंडिंग की वजह से जो है स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप करता है हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसीलिए इसका आंसर ए आ जाएगा, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन द नॉर्मल सीमेंट। नॉर्मल सीमेंट से ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग करते हैं हम, इसी वजह से जो है स्ट्रेंथ अर्ली डेवलप होती है, इसीलिए हम उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द रोड पेमेंट द सीमेंट जनरली यूज्ड इज। रोड पेमेंट्स के लिए हम कौन सा सीमेंट जनरली यूज़ करते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम रोड वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि रोड हम जो है जल्दी खोलना होता है। जैसे हमने कंक्रीटिंग की उसके बाद जल्दी हमें रोड खोलना होता है, तो इसीलिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को प्रेफर करते हैं रोड बनाने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू। तो कंक्रीट किस रिएक्शन की वजह से स्ट्रेंथ डेवलप करता है? तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। जब हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट होती है तो वहाँ पर जो है कंक्रीट जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, कंक्रीट यूज्ड इन एयर एंटरटेनमेंट सीमेंट। तो कंक्रीट जो है एयर एंटरटेनमेंट क्यों हम करते हैं, मतलब कि एयर एंटरटेनिंग क्यों हम करते हैं कंक्रीट में? ये आपको याद रखना है, हैज़ अर्ली स्ट्रेंथ लेस देन 10 to 15%, हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, इट इज़ मोर प्लास्टिक एंड वर्केबल। तो हमारे पास जो है एयर एंटरटेनमेंट
एजेंट्स जो हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम वर्केबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वर्केबल यहाँ पर आपको दिख गया, तो वर्केबल आपको याद रखना है कि वर्केबिलिटी के लिए हम एयर एंटरटेनमेंट एजेंट्स डाल देते हैं। तो अल्मोनियम आपको याद रखना है कि अल्मोनियम हमारे पास होता है, ये होता है एयर एंटरटेनिंग एजेंट। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट। तो फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट इफेक्ट्स ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, इफेक्ट्स ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करता है फाइन ग्राइंडिंग या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये आपको याद रखना है कि फाइन ग्राइंडिंग का अल्टीमेट स्ट्रेंथ के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। मतलब कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आने वाली है तो वही आएगी, लेकिन अगर हमने फाइन ग्राइंड किया, मतलब कि जो पीस के अच्छी तरह सीमेंट को रखा हुआ है, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है जल्दी आ जाएगी, स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगी, लेकिन जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो सीमेंट की सेम ही रहती है। इसीलिए जो फाइन ग्राइंडिंग है वो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, ना कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की सेम ही रहती है, लेकिन फाइन ग्राइंडिंग से जो है अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होती है। इसके बाद आ जाते हैं इफ्लोरेसेंस इज द सीमेंट इज कॉज ड्यू टू। तो इफ्लोरेसेंस किस वजह से होती है? इफ्लोरेसेंस आपको सीमेंट में पता ही होगा, जब भी हम सीमेंट डेवलप लगाते हैं कहीं पर, तो सीमेंट में जो है वाइट पैचेस जैसे बन जाते हैं। जब उसको वाटर के साथ हम जो है वाटर के साथ जो जिसकी एफिनिटी होती है, तो वहाँ पर जो है वाइट पैचेस जैसे बन जाते हैं। तो वो वाइट पैचेस जो होते हैं उन्हीं को हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इफ्लोरेसेंस अल्कलीज की वजह से होती है। अगर हमारे पास सीमेंट में अल्कलीज मौजूद है तो उसकी वजह से इफ्लोरेसेंस हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होती है? हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट में ज़्यादा होता है। मतलब कि इनिशियल सेटिंग टाइम आपको पता होना चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, और हमारे पास 6 आवर्स 10 आवर्स होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ये आपको पता होना चाहिए। 30 मिनट्स होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 10 आवर्स होता है। तो अगर आपको ये पता है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इंक्रीज होता है, मतलब कि 30 मिनट्स की वजह से आगे चला जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 आवर होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो कम होता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10 आवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर 9 आवर्स ही होगा। तो आपको आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि 9 आवर्स ही होगा, मतलब कि फाइनल सेटिंग टाइम कम होता है और इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड बाय। तो वर्केबिलिटी किससे हम मेजर करते हैं? यहाँ पर आपको पता ही है, स्लम्प टेस्ट जो है हम वर्केबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर स्लम्प टेस्ट के हमारे पास डायमेंशंस भी कभी कभार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला डायमीटर 10 mm होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, सॉरी, ये 20 सेंटीमीटर होता है, और हाइट जो है 30 सेंटीमीटर होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग सीमेंट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द मैरीन वर्क्स। तो मैरीन वर्क्स के लिए मैंने आपको बताया, या तो हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ करते हैं या फिर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम यूज़ करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लो हीट सीमेंट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लो हीट सीमेंट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मास कंक्रीटिंग करनी होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंक्रीट यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल डैम्स में यूज़ करते हैं या रिटेनिंग वॉल्स में यूज़ करते हैं। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है हम यूज़ करते हैं रोड्स में, क्योंकि रोड्स जो है जल्दी हमें खोलने होते हैं। और हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है हमारे पास? हाई एल्यूमिना सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ अगर थोड़ी देर बाद डेवलप करनी होती है तो वहाँ पर हाई एल्यूमिना सीमेंट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ द पोज़ोलाना टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम पोज़ोलाना ऐड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ। तो ये भी आंसर ठीक है। रिडक्शन इन द केमिकल एक्शन विद सल्फेट्स। तो पोज़ोलाना की वजह से सल्फेट्स
का एक्शन भी रिड्यूस होता है। इंक्रीज द श्रिंकेज, श्रिंकेज भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, हमारा पार्ट नंबर डी आंसर आ जाएगा। मतलब कि एक तो यहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, श्रिंकेज भी इंक्रीज हो जाएगी, और रिडक्शन ऑफ द केमिकल एक्शन विद सल्फेट्स, मतलब कि सल्फेट रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इफेक्ट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है डाइकैल्शियम सिलिकेट की वजह से। मैंने आपको बताया कि डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S जो है ये बहुत ज़्यादा देर बाद जो है डेवलप करता है स्ट्रेंथ। तो डाइकैल्शियम सिलिकेट जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, फाइननेस ऑफ द सीमेंट गिव्स एस्टिमेट ऑफ। तो फाइननेस सीमेंट हमारे पास किसका एस्टिमेट देता है, तो ये देता है हमारे पास रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन, ये सी पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है इससे हमें फाइननेस ऑफ द सीमेंट पता चल जाती है। मैंने आपको ये भी बताया पहले ही, जितना फाइन होगा सीमेंट उतना जो है स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप करेगा। मतलब कि जितना फाइन सीमेंट होगा उतनी रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइननेस ऑफ द सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय द सीव यूजिंग द IS सीव नंबर। तो सीव नंबर पूछा गया है हमारे पास। IS सीव नंबर 9 जो है वो हम यूज़ करते हैं फाइननेस ऑफ द सीमेंट निकालने के लिए। शायद ये 90 माइक्रोन की सीव होती है। तो इसी में हम देखते हैं कि कितना हमारे पास हो जाता है 90 माइक्रोन सीव से। तो IS सीव नंबर भी आपको याद रखना है, सीव नंबर 9 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IS सीव नंबर 9 से हम पता करते हैं कि सीव एनालिसिस ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये फाइननेस ऑफ द सीमेंट जो है एक तो हम सीव एनालिसिस से करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक किससे करते हैं, एयर परमिएबिलिटी मेथड से। एयर परमिएबिलिटी मेथड से भी हम फाइननेस ऑफ द सीमेंट निकालते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पिक अप द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे पास केमिकल इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही होगा, लाइम होता है हमारे पास, सिलिका, अलुमिना और आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस प्रपोर्शन में हमारे पास होते हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए कि लाइम सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है सिलिका, फिर होता है एल्यूमिना, और फिर होता है यहाँ पर हमारे पास आयरन ऑक्साइड। तो लाइम जो है ये आपको पता होना चाहिए 60 से 65 के बीच में होता है, ये 17 से 25 के बीच में होता है। एल्यूमिना जो होता है ये 3 to 6 के बीच में होता है हमारे पास, और आयरन ऑक्साइड भी 2 to 3% के बीच में होता है। तो आंसर हमारा आंसर ए ही आ जाएगा। हाँ, आंसर ए आ जाएगा हमारे पास। लाइम जो है 63%, सिलिका 22%, ये अलुमिना 6% और आयरन ऑक्साइड हमारे पास 3%। तो यही आंसर हमारा ठीक आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश एंड कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग इज कॉल्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये पूछा गया है कि जब हम कंक्रीट को कहीं पर लगाते हैं तो कंक्रीट में से पानी जो है वो बाहर निकलना, ऊपर जमा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब भी हम कंक्रीट प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो है वाटर बाहर निकलना चाहता है, तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डेफिनेशंस के हिसाब से पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही वाटर बोला गया, वाटर बाहर निकल के आ जाएगा, तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट फॉर a given water content is good if the aggregates are। तो वर्केबिलिटी कब अच्छी होती है, तो राउंडेड, आपको ये याद रखना है कि राउंडेड एग्रीगेट्स के लिए हमारे पास वर्केबिलिटी अच्छी होती है। मतलब कि अगर गोल गोल हमारे पास एग्रीगेट्स होंगे तो वो जल्दी वर्केबल होते हैं, मतलब कि उनको हम प्लेस करते हैं आसानी से। तो ये आपको याद रखना है कि वर्केबिलिटी जो है राउंडेड एग्रीगेट्स के लिए ज़्यादा होता है, इरेगुलर एग्रीगेट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, एंगुलर एग्रीगेट्स के लिए भी नहीं, और फ्लैकी एग्रीगेट्स के लिए भी नहीं। फ्लैकी एग्रीगेट्स हो गया जो हमारे पास पतले होते हैं, और एक होता है इरेगुलर एग्रीगेट्स हो गया कि थोड़ा डिफॉर्म्ड शेप जैसी होती है, तो वो भी जल्दी हम प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से फॉलोइंग में से आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है। तो लाइम इन एक्सेस काज द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। अगर लाइम जो है एक्सेस में होगा
लाइम आपको पता ही है 63 से 65% के बीच में होता है। तो 65% से अगर लाइम ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से जो है सीमेंट एक्सपेंड होता है या फिर डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ठीक ऑप्शन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, सिलिका इन एक्सेस काजेज द सीमेंट टू सेट स्लोली। तो सिलिका अगर ज़्यादा होगा तो उससे सेटिंग जो है स्लोली होती है, ये भी ठीक लिखा है। एलुमिना इन एक्सेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। एलुमिना अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एलुमिना एज हम क्या करते हैं, एज एयर एंटरटेनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो इससे स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा ऑल ऑफ द एबो, ये सारे जो है ऑप्शन ठीक ही है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, इफ्लोरेसेंस सीमेंट इज काज ड्यू टू। तो इफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होती है, अल्कलीज की वजह से होती है, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया। ये फिर से आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रॉपर्टी of the ingredients to separate from each other while placing the concrete। तो यहाँ पर अभी पूछा गया था वाटर अगर बाहर आ जाएगा उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इंग्रेडिएंट सेपरेट होते हैं, मतलब कि जो हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं वो सीमेंट पेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि एग्रीगेट्स अलग हो गए और सीमेंट पेस्ट हमारा अलग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सेग्रीगेशन होता है। मतलब कि अगर हमारे पास एग्रीगेट्स बाहर निकले और सीमेंट बाहर निकलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 71 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग ऑफ द कंपैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट टेक मोर देन। तो हमारे पास कितना टाइम लगना चाहिए, मतलब कि जैसे हमने कंक्रीटिंग को मिक्स वगैरह ये किया तो इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि कंक्रीट को मिक्स करने से प्लेस करने तक कितना टाइम हमें मैक्सिमम लगना चाहिए, वो 30 मिनट्स है। क्योंकि सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का 30 मिनट्स होता है, इसीलिए 30 मिनट से ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगना चाहिए कंक्रीट को मिक्स करने से प्लेस करने तक। तो 30 मिनट्स जो है मैक्सिमम टाइम होता है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ तक ही हमारे पास सीमेंट के क्वेश्चन आज ख़त्म हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर APH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।